अगर हम बात करें वित्तीय विवरण के उद्देश्यों की, हमने वित्तीय विवरण के बारे में काफी कुछ जाना, बहुत सारे क्रियात्मक प्रश्नों को हल किया। हमने कंपनी अधिनियम 1956 के बारे में भी देखा कि वो अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में देखा। हमने लाभ हानि जो खाता था उसको लाभ हानि विवरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में परिवर्तन देखा। बहुत सारे उससे रिलेटेड भी क्रियात्मक प्रश्न हमने हल किए। ओवरऑल ये अपने आप में किसी भी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। आइए हम कुछ बिंदुओं के आधार पर जान लें कि वास्तव में इनका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना। चाहे हम बात करें कैश फ्लो की, फंड फ्लो की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, या फिर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अंतर्गत जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। कुल मिलाकर ये सारे जो विवरण होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के वित्तीय जो सूचनाएं होती है, फाइनेंशियल जो उसकी नोटिस होती है, वो हमको देते हैं। साथ ही साथ इसका उद्देश्य ये होता है कि अर्जन क्षमता की जानकारी हासिल की जा सके। कंपनी के जो इतने सारे स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं और उनका अवलोकन करते हैं, एक एनालिसिस हम उसका अगर करते हैं तो हम बहुत आसानी से कंपनी की अर्जन क्षमता अब क्या है इसका पता लगा सकते हैं। साथ ही एक उद्देश्य ये है कि वित्तीय स्थिति की, जैसे कि हमने देखा कि सारे जो स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल होते हैं, मौद्रिक जो लेन देन होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो एक उद्देश्य इसका ये होता है कि इसके आधार पर हम बहुत आसानी से कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक उद्देश्य इसमें यह भी हम देखते हैं कि वित्तीय स्थिति में परिवर्तन क्या है, क्या परिवर्तन हुआ है पिछले साल से इस साल का जो फाइनेंशियल उसका जो उसकी कंडीशन है उसमें क्या सुधार हुआ है, चेंजेस क्या हुए हैं, अच्छी ग्रोथ हुई है या लॉस हुआ है। कुछ इन सब चीज़ों का पता जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं या फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उनके आधार पर बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं। साथ ही एक उद्देश्य ये भी ध्यान में रखा जाता है कि पूर्वानुमान लगाया जा सके। पूर्वानुमान का आशय यहाँ पे वित्तीय स्थिति से, कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है, पोजीशन है कंपनी की, उसको हम बहुत आसानी से वित्तीय विवरणों के माध्यम से लगा सकते हैं। ये तो रही वित्तीय विवरणों के उद्देश्य की बात। अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं की, हमने बहुत सारे टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, क्या क्या इसके रूल रेगुलेशन है वो हमने देखे। अब हम बात करें कि उनमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो इसको तैयार करने में काफ़ी सरलता होती है। जब हमने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार बैलेंस शीट तैयार की, बहुत ज़्यादा हमको वहाँ पर दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि फॉर्मेट जो था, उसके जो रूल्स थे वो हमारे सामने था, उसका प्रारूप हमारे सामने था। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसके रूल रेगुलेशन क्या थे, किन किन एक्सपेंसेस को कौन सी हेडिंग, कौन सी सब हेडिंग में डाल के लिखना है, वैसे ही इनकम कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में जाएंगे, इन सब के बारे में पर्याप्त जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चाहे हम इसमें बैलेंस शीट बनाए, चाहे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए या कैश फ्लो आगे हम देखेंगे, तो ये सारे स्टेटमेंट जो होते हैं इनको तैयार करना काफ़ी सरल होता है। दूसरी एक विशेषता इसकी है कि बोधगम्य होते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। जब आप अपने सामने एक बैलेंस शीट रखते हैं कंपनी का, बहुत सही स्थिति में अगर आपने उसको बनाया है तो हम बहुत एक बार हम उसको देख के बता सकते हैं कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितनी है और उसकी लायबिलिटी कितनी है। अब एसेट्स में भी, क्योंकि हेडिंग में हमने देखा कि अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत वो दी जाती है, तो बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं फिक्स एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, और लायबिलिटी के बारे में भी जो अलग अलग वर्गीकरण रहता है वो सब हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। एक विशेषता इसकी ये भी है कि ये शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि जिस तरह से कंपनी के खाते तैयार किए जाते हैं उनमें जो बैलेंसेस होते हैं उसके आधार पर और पूरे के पूरे कंपनी अधिनियम 2013 को फॉलो करते हुए ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये शुद्ध होते हैं, इन पर विश्वास किया जा सकता है। साथ ही एक चीज़ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि तुलनात्मक होते हैं। गत वर्ष के बैलेंस शीट से इस वर्ष की बैलेंस शीट को आप तुलना कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था उससे इस साल के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर लीजिए। बहुत आसानी से आप वित्तीय स्थिति का एक तुलनात्मक विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि इसको बनाया बहुत शीघ्रता से जा सकता है। नियम आपको समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए, फॉर्मेट आपके सामने होना चाहिए, बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। और अगली बात ये महत्वपूर्ण है कि पूर्णता होती है, यानी सारी की सारी जितनी भी वित्तीय स्थिति हो, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे लायबिलिटी से रिलेटेड हो, कैश या कैश इक्विवेलेंट हो, सारी की सारी जानकारी हमको एक ही बैलेंस शीट से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हमने बात की इनकी विशेषताओं की। हालांकि बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे महत्व हैं इनके, लेकिन अपने आप में कुछ इनकी सीमाएं भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। आइए उस पर भी एक नज़र डालें। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो ये ऐतिहासिक प्रकृति का लगता है, यानी एक देखा जाए तो बहुत पास्ट के, भूतकालीन पास्ट के जो नंबर्स, पास्ट के जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर ये बनाया जाता है। कंपनी के कुछ साल पहले के या बीते हुए समय के जो स्टेटमेंट होते हैं उनके आधार पर ये तैयार किया जाता है। तो ये एक लिमिटेशन इसकी कही जा सकती है। दूसरा ये कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित होता है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो एक लेखापाल जो होता है, अकाउंटेंट जो होता है, उसके व्यक्तिगत निर्णय पर छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि वो अपने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई पक्षपात करे। तीसरी एक सीमा इसके अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं कि लेखांकन की विभिन्न प्रथाओं पर आधारित है। स्टार्टिंग से हमने देखा कि जो हमने बैलेंस शीट बनाई, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, स्टेटमेंट बनाया, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे उन्हीं नियमों को हम फॉलो कर रहे थे जो हमने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में देखा था। हमने जनरल में जो कंसेप्ट पढ़े थे, हमने बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट देखा था, उनके आधार पर, यानी उन्हीं लेखांकन नियमों के आधार पर ये बनाया जा रहा है। कुछ नया परिवर्तन इसमें नहीं है। साथ ही एक बात ये भी देखने को मिलती है कि केवल मौद्रिक तथ्यों का, क्योंकि फाइनेंस है तो जाहिर सी बात है कि केवल वो मौद्रिक तथ्यों को ही लिखेगा, तो एक लिमिटेशंस के रूप में कहा जा सकता है कि केवल मौद्रिक तथ्यों का उल्लेख रहता है, अमौद्रिक तथ्यों का इसमें कोई उल्लेख नहीं रहता है। साथ ही एक लिमिटेशंस कही जा सकती है कि एक बार की देखने से ऐसा लगता है कि शायद ऊपरी दिखावा हो, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो तो कहीं पे भी बन सकती है, चाहे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, पार्टनरशिप फर्म की बात करें या अदर कंपनीज की। अगर हेर फेर की जाती है तो ये संभावनाएं तो हर फाइनेंशियल स्टेट में बनी रहती है। तो यहाँ पर भी ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि हो सकता है कि एक जो स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए अंकेक्षक के सामने या गवर्नमेंट के सामने, उसमें वो केवल ऊपरी दिखावा हो, उसकी जो रियल कंडीशन हो वो कुछ अलग हो। तो ये सभी तरह के स्टेटमेंट पे लागू होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पार्टनरशिप फर्म का कोई स्टेटमेंट हो या अन्य अदर कंपनी के कोई अदर जो स्टेटमेंट है उसमें भी हो सकता है। तुलना का अभाव ऐसा माना जा सकता है क्योंकि हमने बात कही कि बहुत सारे पास्ट जो इसमें आंकड़े होते हैं उस पर ही आधारित होता है। हालांकि हमने इसकी विशेषताओं में देखा कि बहुत आसानी से तुलना की जा सकती है, लेकिन फिर भी बहुत से बिंदु, बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी तुलना करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो जैसे इसके अंदर विशेषताएं हैं, इसके लाभ है, वैसे ही अपने आप में कुछ इसके दोष भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। फिलहाल अगर हम एक नज़र डालें कि ये जो वित्तीय विवरण है उनका कंपनी के जो बहुत सारे अलग अलग पक्षकार हैं उनके लिए क्या महत्व है। बात करें अगर हम प्रबंधकों की, तो हमने प्रबंधन वाले सब्जेक्ट में पूरा का पूरा देखा कि एक प्रबंधक जो होता है वो किसी भी कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्रबंधकों की अगर नियुक्ति की जाती है, वैसे ही अगर बात करें हम फाइनेंस के लिए, तो फाइनेंस का जो हिस्सा देखता है वो जो प्रबंधक है उसके लिए ये सारे स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पर वो कंपनी के लिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है विनियोक्ता की, जो नियोजक है, इन्वेस्टर है। कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है। वो ये देखता है कि उसके द्वारा जो पैसा कंपनी में लगाया जा रहा है कहीं डूब तो नहीं जाएगा, वो जिस एक्सपेक्टेशन से अपना पैसा कंपनी में लगा रहा है क्या वो उसको मिल पाएगी। तो इन सब चीज़ों का आकलन करने के लिए, पता लगाने के लिए वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है। तीसरा जो पक्षकार आता है वो है लेनदार। लेनदार जो होता है, क्रेडिटर जो होता है,
वो भविष्य में क्या स्थिति है, उसके द्वारा दिए गए ऋण की क्या प्राप्त होने की संभावना है या डूब जाने की संभावना है, इसका आकलन वो बहुत आसानी से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर लगा सकता है। वैसे ही एक पक्षकार की हम बात करें तो बैंक या अन्य जो पक्षकार हैं जो कि फर्म को ऋण देते हैं, कंपनी को ऋण देते हैं, बैंक ऋण दे या कोई भी अन्य पक्षकार ऋण दे, लेकिन ऋण देने से पहले वो इस बात की तसल्ली जरूर कर लेता है कि उसके द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है वो वापस मिलने की कितनी संभावना है। जब आप छोटी मोटी भी अमाउंट जब आप लोन लेते हैं बाहर से, तो आप देखते होंगे कि जो आपको लोन देने वाला व्यक्ति है वो किस तरह से आपके बहुत सारे स्टेटमेंट जमा कर लेता है। आपका आधार कार्ड वो जमा कर लेता है, आइडेंटिटी आपकी वो लेता है, साथ में आपके पासबुक की कॉपी लेता है, स्टेटमेंट लेता है। तो क्यों लेता है वो? यही जानने के लिए कि वो व्यक्ति जो आपको ऋण दे रहा है वो संतुष्ट होना चाहता है कि भविष्य में उसके द्वारा दिए गए ऋण की राशि आप उसको चुका सकेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो बैंक होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी को ऋण देते हैं, वो कंपनी के संबंध में तसल्ली अगर करना चाहें कि कंपनी को ऋण देना सही है या नहीं, तो वो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर कर सकते हैं। वैसे ही जो कर्मचारी संगठन या श्रम संगठन होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी समय समय पर बहुत सारी डिमांड होती है, बहुत सारी मांग होती है, उनको भी अपेक्षा रहती है कि अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, अगर प्रॉफिट में है, तो उनकी इनकम में भी ग्रोथ होना चाहिए, सैलरी वेजेस बढ़ना चाहिए, एक्सेस उनको बोनस मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो किस आधार पर वो ये दावा करें कि उनको भी उनका अधिकार मिले या उनकी जो इनकम है उसमें भी ग्रोथ हो? तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक आधार बनाकर वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह सरकार के लिए भी अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इन्हीं के आधार पर सरकार ये तय करती है कि इन पर किस तरह से टैक्स आरोपित किया जाए, किस तरह से इनकी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए, इनकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए किस तरह से इन पर कर आरोपित किए जाएं। तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक वित्तीय विवरण किसी कंपनी के पूरी वित्तीय स्थिति का एक आईना होते हैं। जब भी हम उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, तो हम बहुत आसानी से, बहुत सामान्य से एक विश्लेषण करके बहुत आसानी से हम उस कंपनी की पूरी फाइनेंशियल जो इसकी पोजीशन होती है, वित्तीय स्थिति होती है, उसका बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं।